नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर। आपका ही चैनल समझ लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक कौन सा है? आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। अब अनुच्छेद के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकते हैं? पूरे के पूरे अनुच्छेद नहीं है, इसके ऊपर एक और वीडियो लिया जाएगा जिसमें आपको और भी आर्टिकल्स के बारे में डिटेल वाइज दिया जाएगा। अभी वो पीडीएफ हमारे पास तैयार नहीं है। पीपीटी अगर तैयार होती है तो अभी लेक्चर वही हो जाता, लेकिन वो पीपीटी तैयार नहीं होने के कारण इस पीपीटी के ऊपर हम ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है संविधान में जो आर्टिकल है वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। अब आर्टिकल कौन कौन से क्या है वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। एकदम शॉर्ट देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें थ्योरी नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा नहीं है कि वन लाइनर जैसी क्वेश्चन है, वन लाइनर जैसी थ्योरी है जिसमें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपने इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आर्टिकल आखिर क्या है, अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। सारे के सारे नहीं है लिए गए, लेकिन जो भी लिए गए वो एग्जाम में जरूर आते हैं। जैसे कि भाग पहले में आता है संघ और उसके राज्य का क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक आते हैं संघ और उसके राज्य का क्षेत्र। अब 1 से लेकर 4 में आता है वो तो ठीक है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 1 में आखिर हमें क्या देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 1 में हमें भारत को, भारत तथा इंडिया, मतलब कि भारत का जो नाम है, हम भारत को इंडिया के रूप में भी परिभाषित करते हैं, जो कि हमें अनुच्छेद नंबर 1 में देखने को मिलता है। अब अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है? नए राज्यों के और संघों के, नए राज्य जो है वो संघ में शामिल होने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि राज्यों का पुनर्गठन और सीमाओं का निर्धारण जो है आर्टिकल नंबर 3 के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 4 हमें बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होती है, यानी कि आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? नए राज्यों और संघ में, नए राज्यों और संघ में शामिल होने की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल नंबर 2 में। अब आर्टिकल नंबर 3 में क्या है? राज्यों का पुनर्गठन और सीमाओं का निर्धारण। अब जो ये प्रक्रिया है इन दोनों की, मतलब कि राज्यों और पुनर्गठन की सीमाओं का निर्धारण और जो नए राज्य है वो संघ राज्य में शामिल करने की प्रक्रिया, अब इन दोनों विधेयकों को पारित करने का काम आर्टिकल नंबर 4 करता है। मतलब कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 जो डिपेंड है वो आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नागरिकता। नागरिकता हमें कहाँ देखने को मिलती है? नागरिकता हमें भाग 2 में देखने को मिलती है, जो कि अनुच्छेद नंबर 5 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? अनुच्छेद नंबर 5 से शुरू होता है और 11 पर खत्म होता है। और इसके बाद भाग 3 शुरू होता है, लेकिन भाग 2 में हमें नागरिकता देखने को मिलती है। नागरिकता आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय की नागरिकता जो है वो आर्टिकल नंबर 5 में आती है। आर्टिकल नंबर 6 में हमें भारत में प्रवासियों को नागरिकता दे सकते हैं। हम भारत में प्रवासियों को भी नागरिकता, जो भारत में घूमने आए उन प्रवासियों को अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो आर्टिकल नंबर 6 के तहत वो नागरिकता ले सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 7 के तहत आप पाकिस्तान में प्रवास करने वाले की भी नागरिकता दी जा सकती है। पाकिस्तान में प्रवास जो कर रहे हैं उन्हें भी नागरिकता मिल सकती है भारत की। ओके, आर्टिकल नंबर 8 में हमें क्या देखने को मिलता है? आर्टिकल नंबर 8 हमें कहता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारतीय नागरिकता दी जाती है। ओके, अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद नंबर 9 मतलब कि आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का अंत। देखिए, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि अगर आप, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि अगर क्या मतलब, मैं जो व्यक्ति हुए और मुझे दूसरे देश में जाना है, अब मैं अपने भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ। कुछ इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 9 के तहत आप भारतीय नागरिकता भी छोड़ सकते हैं, मतलब कि भारत की नागरिकता का अंत आप कर सकते हैं आपके। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? नागरिकता की निरंतरता। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि जब कोई व्यक्ति भारत में जन्मता है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाती है। अब वो नागरिकता निरंतर चालू रहती है उसके मरने तक। जब तक वो अगर आर्टिकल नंबर 9 के तहत भारतीय नागरिकता खत्म नहीं करता तब तक वो नागरिकता निरंतरता चालू रहती है। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान। संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमें आर्टिकल नंबर 11 में देखने को मिलते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि हम अगले वीडियो में बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आने वाले हैं जो कि इसी के ऊपर होगा। इसके ऊपर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम डिटेल वाइज, थ्योरी वाइज सब कुछ लेंगे। अभी हालांकि हमने एकदम शॉर्ट में कुछ नोट्स निकाल के रखी हुई थी और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आगे चलते हैं। हम क्या पर हैं? हम अगर भाग 3 की बात करें, भाग 3 में हमें क्या देखने को मिलता है? मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं, जो कि 12 से लेकर 35 तक है। ओके, आगे चलते हैं हम। 12, अनुच्छेद नंबर 12 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 12 हमें राज्य की परिभाषा देता है। ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भी हम देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 13 क्या कहता है? कानूनों की असंगतता और मौलिक अधिकार। कानूनों की जो असंगतता है और उसके जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 13 में आते हैं। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 14 कानून के समक्ष समानता के बारे में बताता है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर निषेध लगाता है। मतलब कि आर्टिकल नंबर 14 हमें बताता है कानून के समक्ष समानता। उसी के बाद आता है आर्टिकल नंबर 15 जो धर्म, जाति, लिंग और इसके आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं समाज में, वो भेदभाव नहीं किए जाएंगे, उसके ऊपर निषेध लगाया गया आर्टिकल नंबर 15 के तहत। अब आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 सार्वजनिक रोजगार को समान अवसर प्रदान करता है। ओके, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर आर्टिकल नंबर 16 प्रकट करता है। अब आर्टिकल नंबर 17 हमें क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत का अंत है। आर्टिकल नंबर 17 जो है छुआछूत का अंत है। अभी ये हमें मालूम है, ये रटाया हुआ है आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत का अंत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में देखोगे तो आप बार बार पूछा गया है। ये क्यूज आप अगर
निकालोगे और तो आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल नंबर 17 बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 18 अनुच्छेद, देखिए आर्टिकल नंबर 18 हमें क्या देखता है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जैसे कि कोई उपाधियाँ है, कोई उपाधि अपने नाम के ऊपर लगाता है, वो उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 के तहत किया गया है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जैसे कि शिक्षण क्षेत्र में जो आप डिग्री लेते हो तो उसकी जो पदवी लगती है आपके नाम के सामने, वो उसका अंत अभी तक नहीं किया गया, लेकिन वो उसका अंत नहीं है, वो आप लगा सकते हो। पर बाकी जो उपाधियाँ होती है, जैसे कि महाराजा, अधिराज, कुछ इस प्रकार से उपाधियाँ थी, उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 19 के तहत दिए गए। आर्टिकल नंबर 20 हमें कहता है कि आपराधिक मामलों में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समानता, हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 21 को देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 22 हमें क्या कहता है अभी, अनुच्छेद नंबर 22 हमें कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण आर्टिकल नंबर 22 में। आर्टिकल नंबर 23 में मानव तस्करी और बलात्श्रम को निषेध, मतलब कि जो मानव तस्करी होती है, बाल श्रम का निषेध जो है, मतलब कि बाल श्रम, जैसे कुछ बच्चों के से अत्याचार, बच्चों के ऊपर अत्याचार, इन सभी को जो मानव तस्करी होती है इनके ऊपर जो निषेध लगाया गया है आर्टिकल नंबर 23 के तहत लगाया गया है। अब आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, 14 साल के उम्र के बच्चे जो है, 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनसे श्रम का निषेध। मतलब कि हमें ये मालूम है कि जो 14 साल के नीचे हैं वो उनसे कोई काम करवा नहीं सकता। अगर उनसे कोई काम करा रहा है, उनकी शारीरिक हिंसा कर रहा है, उनसे अपना काम निकलवा रहा है, तो वो एक अपराध है। आर्टिकल नंबर 24 के तहत इस पर निषेध लगाया गया है। अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता हमें कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब देखिए अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसमें है, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। आगे चले के आर्टिकल नंबर 32 हमें क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 32 हमें कहता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायालय की शक्ति। अब मौलिक अधिकार जो है उनका संरक्षण करना भी एक जिम्मेदारी है, तो अब ये जिम्मेदारी मौलिक अधिकार है, अब इसकी जिम्मेदारी किससे, न्यायालय के पास इसकी शक्ति है। ओके आगे चलते हैं हम। भाग 4, भाग 4 क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद नंबर 31 से 51 में आते हैं। अब आर्टिकल नंबर 31 हमें क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 31 हमें क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक और न्यायिक समानता की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, 36 से लेकर 51 तक। अब ये 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में आते हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ओके आगे चलते हैं। भाग 4A मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य किसमें हमें दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य हमें भाग 4 में दिए गए हैं। अब वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A आता है भाग 4A में। अब देखिए 51A जो कि प्रत्येक नागरिकता के 11 मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। 51A जो है प्रत्येक नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अब वो 11 मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा, जब भी इसका ऊपर एक लेक्चर आएगा, 2-4 दिनों में इसके ऊपर एक लेक्चर आ जाएगा। भाग नंबर 5, भाग 5 क्या कहता है हमें, भाग 5 कहता है संघीय शासन। संघीय शासन किसमें आता है, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 51 तक आता है। अब 52 से लेकर 78 तक क्या दिया गया है, 52 से लेकर 78 तक हमें केंद्र सरकार के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रावधान, केंद्र सरकार के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रावधान हमें आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 58 तक देखने को मिलते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। 59 से लेकर 122 संसद की संरचना, शक्तियाँ और प्रक्रिया। 59 से लेकर 122 जो है आर्टिकल है, 59 से लेकर 122 संसद की संरचना की शक्तियाँ और प्रक्रिया जो है, शक्ति और प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 122 के बीच में। संसद की संरचना, शक्तियों की प्रक्रिया 79 से लेकर 122 तक है। अब 123वां आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है आर्टिकल नंबर 123 में आती है। उसके बाद 124 से लेकर 147 तक हमें क्या देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन और कार्यक्षेत्र। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के प्रावधान हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ओके आगे चलते हैं हम। भाग 6, भाग 6 क्या कहता है, भाग 6 में राज्यों का शासन अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर 237 तक दिया गया है। ये देखिए राज्यों का शासन अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर 237 तक। अब आगे चलते हैं। 152 से लेकर 162 तक हमें क्या दिया गया है, राज्य सरकार की संरचना हमें आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 162 तक राज्य सरकार की संरचना। अब देखिए राज्य सरकार की संरचना में आपको 152 से लेकर 162 में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि राज्य सरकार की संरचना कौन से अनुच्छेद के अंदर आती है। आपके अंदर वो जो ऑप्शन के अंदर 152 होगा, 162 होगा। एग्जैक्टली अगर आपको जानना है कि कौन से 152 में से 162 में आखिर कौन कौन सी राज्य की संरचना आती है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 161 से लेकर 167 में आपको राज्यपाल और मंत्रिपरिषद
परिषद के बारे में जानने को मिलता है। 163 से लेकर 167 तक 67 में राज्यपाल और मंत्री परिषद के बारे में जानने को मिलता है। 168 से लेकर देखिए 168 से लेकर हम 212 तक जाएंगे। 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक गए तो राज्य विधानमंडल की शक्तियां हमें देखने को मिलती है। उसके बाद 213 से राज्यपाल के अध्यादेश है। 214 231 उच्च न्यायालयों का गठन किसमें देखने को मिलता है? 214 से 231 उच्च न्यायालयों का गठन हमें आर्टिकल नंबर 214 से 231 में देखने को मिलता है। भाग 7 में अगर जाए हम, भाग 7 में हमें क्या दिया गया है? भाग 7 में हमें देखिए भाग 7 में हमें दिया है 7 से लेकर 25। भाग 7 से लेकर 25 में जो अन्य प्रावधान है वो भाग 7 से लेकर भाग 25 तक है। अब देखिए इसका डिटेल्ड आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट है, 10 मिनट के अंदर आप पूरा कवर कर सकते हो। रिवीजन के लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। तो देखिए आर्टिकल नंबर 238 से लेकर 448 तक है। आर्टिकल नंबर 238 से लेकर 448 तक है जो अन्य प्रावधान है, भाग 7 से लेकर 25 तक। अब देखिए 238 से लेकर 242 तक कौन सा है? 238 से लेकर 242 के बीच क्या आता है? केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दर्शाने का काम आर्टिकल नंबर 238 से लेकर 242 करते हैं। उसके बाद 243 से लेकर 243 से लेकर 163 पंचायत नगरपालिका और अंतरराज्यीय परिषद पंचायत नगरपालिका और अंतरराज्यीय परिषद जो है 243 से लेकर 263 तक है। ओके, 264 से लेकर 300 ये मतलब कि 300 ये तक वित्त संपत्ति और अनुबंध है। उसके बाद 301 से लेकर 307 तक व्यापार और वाणिज्य है। 308 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग है। चलिए आगे चलते। अब देखिए वीडियो खत्म होने को आया है लगभग। देखिए अब यहाँ पर दिया गया है क्या हमें? 324 से लेकर आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया। चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 ए तक आते हैं। 330 से लेकर देखिए 330 से लेकर मैं अगर बात करूँ, 330 से लेकर अगर हम बात करें कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342 के बीच में आता है। 343 से लेकर 351 में राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा के बारे में बताया है। उसके बाद अगर हम आगे चले कि आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 में आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल का प्रावधान है, इसमें जो आते हैं इसमें हमें इमरजेंसी देखने को मिलती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलती है 352 से लेकर 360 के बीच में। अब वो कौन कौन सी है ये अगले वीडियो में आपको पता ही चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उसके बाद 330 से लेकर 342 में हमें अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान के बारे में दिया गया है। उसके बाद 343 से लेकर 391 में राजभाषा देखने को मिलती है। 352 से लेकर 360 में आपातकाल का प्रावधान। अरे ये तो हो गया है। देखिए 12 अनुसूचियाँ। अब देखिए शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 अनुसूचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल तो खत्म हो गए, खत्म नहीं हुए, इसके ऊपर एक वीडियो आएगा देखिए। और यहाँ पर जो है अनुसूचियाँ एकदम डिटेल वाइज दी गई है मैंने यहाँ पर। पहली अनुसूची हमें क्या कहती है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं का वर्णन हमें किसमें देखने को मिलता है? पहली अनुसूची में क्या देखने को मिलता है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं का वर्णन, पहली अनुसूची। इसमें आप याद रखिए सीमा का वर्णन और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की सूची। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल से कहता है, सेकंड शेड्यूल कहता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों का वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और संवैधानिक पदों का कार्यरत व्यक्तियों का वेतन, भत्ते और उनकी सुविधाएं। ओके, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष आदि शामिल है।